नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक सोशियोलॉजी देख रहे हैं और इसमें हम भारतीय समाज पुस्तक देखेंगे। इसके तहत हम एक अध्याय देख रहे हैं, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। यह इस अध्याय का तीसरा वीडियो है। पहला और दूसरा वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और यह वीडियो पूर्णतः प्रश्न उत्तर प्रारूप में है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, जजमानी प्रथा क्या है? तो सबसे पहले हम यहाँ बताएंगे कि जजमानी प्रथा क्या है। तो जजमानी प्रथा का अर्थ सेवा भाव से काम करना। तो कैसे काम करना? सेवा भाव से, किसी वस्तु या मुद्रा की प्राप्ति की भाव से नहीं, बल्कि सेवा भाव से काम करना। ठीक है, इसी को जजमानी प्रथा कहते हैं। जैसे प्राचीन समय में अधिकतर छोटे लोग बड़े लोगों की सेवा करते थे। ठीक है, जो छोटे लोग होते थे, ठीक है, वे लोग क्या करते थे? बड़े लोगों की सेवा भाव से ही करते थे। ठीक है, जिसमें मजदूरी न के बराबर होती थी। ठीक है, उन्हें मजदूरी न के बराबर मिलती थी। ठीक है, जैसे जमींदारों का या बड़े बड़े लोग जो हुआ करते थे, है ना, उनकी लोग सेवा करते थे। ठीक, उसी वह जजमानी प्रथा थी। ठीक है, तो जजमानी प्रथा में सेवा भाव से काम किया जाता है, न कि किसी मौद्रिक लाभ की इच्छा से। हालांकि प्राचीन समय में कुछ न कुछ मजदूरी दे दी जाती थी। ठीक है, तो कोर इसका यही है कि सेवा भाव से काम करना। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अदृश्य हाथ का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो यह एक पूंजीवादी व्यवस्था का शब्दावली है। ठीक है, तो अदृश्य हाथ क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था संबंधित एक शब्दावली है। इसका मतलब समझते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि बाजार व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने के विषय में सोचता है। जो बाजारवादी प्रणाली है, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर जो बाजारवादी प्रणाली है, मुक्त बाजार प्रणाली, उसके तहत हर व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, और उसी के बारे में जो भी क्रियाकलाप करता है बाजार में, ताकि लाभ को प्राप्त कर सके। ऐसा करते हुए वह जो भी करता है वह स्वयं समाज के हित में होता है। ठीक है, कार्य तो वह अपने लाभ को बढ़ाने के लिए करता है, लेकिन साथ के साथ ही कहीं न कहीं वह कार्य समाज के हित में भी होता है। ठीक है, जो अदृश्य रूप में होता है। अतः कोई अदृश्य शक्ति सामाजिक हित में कार्यरत है। ठीक है, कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, अदृश्य है, इनविजिबल है। वह क्या कर रही है? सामाजिक हित में भी कार्य कर रही है, जबकि व्यक्ति अपने लाभ के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो जो यह अदृश्य शक्ति है, इसी को अदृश्य हाथ कहा जाता है। ठीक है, तो जिसे अदृश्य हाथ के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक, तो मोटा मोटा यही है कि बाजार व्यवस्था में व्यक्ति क्या है? अपने लाभ के विषय में सोचता है, उसी के लिए कार्य करता है ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। लेकिन जब वह अपने लाभ के लिए कार्य कर रहा होता है, तो कहीं न कहीं एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, एक ऐसी पावर है जो समाज के हित में कार्य कर रही है। ठीक है, और उसी अदृश्य शक्ति को अदृश्य हाथ के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो समझ में आ गई बात कि अदृश्य हाथ क्या है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सब्सिडी व समर्थन मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सब्सिडी क्या होती है और समर्थन मूल्य क्या होता है, दोनों का मतलब समझ जाएं और उसका अंतर क्या है मूल, वो हम बता दें। तो देखते हैं। तो सरकार द्वारा दी गई सहायता, जो सरकार सहायता देती है वह सब्सिडी कहलाती है। ठीक है, सरकार द्वारा दी गई सहायता सब्सिडी कहलाती है। ठीक, किसानों को यह, यानी ये जो सब्सिडी है, उर्वरकों, डीजल मूल्य में कमी करके दिया जाता है, और एलपीजी, बिजली इत्यादि में क्या किया जाता है? छूट दी जाती है सरकार के द्वारा। तो यानी कि सरकार के द्वारा जो सहायता दी जाती है वह सब्सिडी है। और किसानों को किस रूप में दी जाती है? उर्वरक में छूट दी जाएगी। ठीक है, डीजल के मूल्य में छूट दी जाएगी, एलपीजी, बिजली, इन सब में छूट के रूप में सब्सिडी दी जाती है। इसको हिंदी में सहायकी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी सरकार के द्वारा प्रदान की गई सहायता। ओके, जबकि समर्थन मूल्य क्या होता है? समर्थन मूल्य के द्वारा सरकार किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करती है। ठीक है, यानी किसानों ने जो फसल पैदा की है,
ठीक है, जो उपज पैदा की है उसका एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देती है कि भाई इससे कम कीमत पर किसान की उपज नहीं बेची जा सकती है। ठीक है, उससे कम कीमत पर उसकी फसल को नहीं खरीदा जाएगा। ठीक, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो समर्थन मूल्य क्या है? एक न्यूनतम मूल्य है जिस पर किसान की फसल को नहीं खरीदा जाएगा। ठीक, ये है दोनों में अंतर। अगला प्रश्न है मुक्त बाजार क्या है? ठीक है, इनविजिबल मार्केट क्या है? तो मुक्त बाजार एक ऐसा बाजार होता है, ठीक है, जो सभी प्रकार के नियमों से मुक्त होता है। ठीक है, सभी प्रकार के नियमों से मुक्त होता है, उस पर राज्य या किसी और सत्ता का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो जो मुक्त बाजार है वो सभी प्रकार के नियम से मुक्त है, आज़ाद है, उस पर किसी भी प्रकार के, चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे किसी अन्य संस्था की तरफ से हो, कोई नियम आरोपित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। और ऐसा बाजार फिर संचालित कैसे होगा? मांग एवं आपूर्ति के अनुसार संचालित होगा। जैसी वस्तु की मांग होएगी, ठीक है, या उसकी जैसी डिमांड होएगी, आपूर्ति होगी, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, उसके अनुसार बाजार संचालित होगा। ठीक है, और इसे फ्रेंच में एक कहावत है हस्तक्षेप की नीति, ठीक है, उसी से निकला हुआ है। ठीक है, मुक्त बाजार, जिसका मतलब है अकेला छोड़ दो। तो कई बार इसको हस्तक्षेप की नीति के रूप में भी मुक्त बाजार को परिभाषित किया जाता है, तो आप समझ लें इसको। ठीक है, तो मुक्त बाजार का मतलब है कि हस्तक्षेप, यानी कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना होना। किसका? सरकार का या किसी अन्य संस्था का, क्या किसी अन्य सत्ता का। ठीक, यानी बाजार मांग एवं आपूर्ति के अनुसार संचालित हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है आभासी बाजार से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। ठीक, तो आभासी बाजार हम यहाँ देखेंगे। तो आभासी बाजार से तात्पर्य इंटरनेट वेबसाइट्स के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी करना है। तो आभासी बाजार क्या है? इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी करना। इस तरह के बाजार में क्रेता और विक्रेता प्रत्यक्ष रूप से हाजिर नहीं होते हैं। ठीक है, खरीदने वाला और बेचने वाला आमने सामने नहीं होते हैं, बल्कि सारा काम कहाँ होता है? इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, अमेजोन हो गया, इस तरह के जो साइट्स हैं वहाँ से जो वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं, ठीक है, ये सारी प्रक्रिया, जो बाजार की प्रक्रिया वहाँ संचालित होती है, तो इसलिए उसको आभासी बाजार कहा जाएगा। इसी तरह से शेयर बाजार जो है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो ये है आभासी बाजार और उसका उदाहरण भी हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, उदारीकरण क्या है? इसके लाभ व हानियों को बताइए। तो यहाँ इस प्रश्न में हम सबसे पहले तो बताएंगे कि उदारीकरण क्या है, फिर उसके क्या लाभ हैं, फिर उसकी क्या हानियाँ हैं। 3 पार्ट में आंसर बनेगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे उदारीकरण, वह प्रक्रिया जिसमें सरकारी विभागों का निजीकरण। तो उदारीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है? सरकारी विभागों का निजीकरण। पूंजी, व्यापार, श्रम में सरकारी दखल कम होना। तो पहले सरकारी विभाग का निजीकरण, दूसरा पूंजी, व्यापार और श्रम, इन सब में सरकारी दखल को कम करना। विदेशी वस्तुओं के आयात शुल्क में कमी करना, जो विदेश से वस्तुएं आ रही हैं उन पे टैक्स की कमी करना, और विदेशी कंपनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने की इजाज़त देना। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं सम्मिलित रूप में उदारीकरण कहलाती हैं, अगर ये सारी सरकार के द्वारा चीज़ें की जा रही हैं। कौन सी चीज़ें? सरकारी विभागों का निजीकरण, ठीक है, पूंजी, व्यापार, श्रम में सरकारी दखल कम करना, विदेशी वस्तुओं का जो आयात शुल्क है उसे कम करना, ठीक है, अब विदेशी कंपनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने की छूट प्रदान करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें उदारीकरण कहलाती हैं। ठीक, अब इसका लाभ क्या होगा? तो उदारीकरण से लाभ की बात की जाए, जब यहाँ पर क्या होगा, जब विदेशी कंपनियाँ यहाँ आएंगी तो विदेशी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी आसानी से, है ना। जो विदेशी मार्केट में वस्तुएं हैं वह लोगों को मिलने लग जाएंगी, विदेशी निवेश भी बढ़ेगा, है ना, FDI आएगा, बाहर से पैसा यहाँ लगाया जाएगा, पूंजी लगाई जाएगी, तकनीकी यहाँ पर आएगी, है ना।
इससे क्या होगा, आर्थिक विकास होगा देश का, ठीक है, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यानी रोजगार भी बढ़ेगा। तो उदारीकरण से सीधी सी बात है, विदेशी वस्तुओं की उपलब्धता हो जाएगी, है ना, उपभोक्ताओं के बाद चयन की स्वतंत्रता, चयन की विकल्प बढ़ जाएंगे, है ना, कौन कौन सी वस्तु जो लेना चाहेगा वो आसानी से ले सकेगा, ठीक, विदेशी निवेश बढ़ेगा, आर्थिक विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा। ये सारे उदारीकरण के लाभ हैं। लेकिन इन लाभों के साथ ही कुछ हानियां भी हैं, ठीक है, उसे भी देख लेते हैं। तो उदारीकरण से हानियां, तो भारतीय उद्योग विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय उद्योग जो है ये नवजात स्थिति में है, अभी कमज़ोर स्थिति में है, ठीक है, जबकि विदेशी कंपनियां बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में है, बहुत ही मजबूत स्थिति में है, टेक्नोलॉजी, पूंजी, इन सब में वे उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत है, ठीक है। ऐसे में भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि भारत का कार उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का उद्योग है, ये सब प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, compete नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे बेरोजगारी भी बढ़ सकती है ना। संभावना यह भी जताई जा रही है कि उदारीकरण से बेरोजगारी भी बढ़ सकती है, ठीक है। इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देखा। आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का स्वयं प्रयास करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।